नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं शुद्धशील जी, सीधे सोनारपुर से। जो सोनारपुर का जो क्या है वो कमल गजी। सोनारपुर सोनारपुर ऐसे यानी क्या गाना बनाया था वो। सोनारपुर आए थे भाई साहब, और सोनारपुर में आपने उनका स्वागत कर दिया है डिम और जूतों से। और उसके बाद से डिम और जूतों बड़ा पॉपुलर हो गया। आज की ताजा खबर जो मुझको सुनने में मिल रही है कि साहब जहांगीर खान साहब जो हैं, जहांगीर खान साहब वो अरेस्ट हो गए हैं। एकदम सर, यहाँ पर और एक से कोई बढ़कर कह रहा एक है नेपाल ब्रेकिंग। बॉर्डर से हुए हैं, कोई कह रहा है नेपाल के अंदर से हुए हैं। तो क्या खबर है आपके नहीं, पास? बॉर्डर से ही हुआ है। वो नेपाल बॉर्डर में एक जगह है जो सिलीगुड़ी के बहुत ही नजदीक है, उसका नाम है पानी टैंकी। तो हाँ, पानी पानी टंकी। टैंकी एरिया से ही हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जब सिचुएशन चेंज हुआ तो तभी बीएसएफ को बहुत तगड़ा कराया गया। और यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जी सीएम बनने के बाद एक चीज तो पुलिस को क्लियरली बोल दिया कि आप बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन में चलो, क्योंकि जो बांग्लादेशी को भगाना है, जो रोहिंग्या को बात है, बीजेपी के साथ बात करने, वो सारे बीएसएफ हैंडल करेंगे। पहले क्या हुआ करते थे, ममता बनर्जी ये बीएसएफ के साथ अपना पुलिस को लड़ा देते थे कि वो क्यों करेगा, वो बीएसएफ के ऊपर केस कर देते थे। तो ऐसे बाहर से कोई भाग नहीं पाएगा। ये अभिषेक बनर्जी का दोनों हैंड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, अब देख लो, शौकत मोल्ला और जहांगीर खान दोनों ही जो अरेस्ट हुआ ना, ये बीएसएफ इतना तगड़ा हुआ। आप सोनारपुर के नाम कर रहे थे, अंडा मॉडल का, एक मॉडल का, वो तो फेमस कर ही दिया। ऊपर से ये जो शौकत मोल्ला अंडा जूतो मॉडल, अंडा जूतो, डिम जूतो, डिम जूतो, डिम जूतो, डीजे मॉडल। डीजे मॉडल। तो ये जो शौकत मोल्ला था, जब इसके घर में एनआईए रेड हुआ तो ये भाग गया था। तो और ये सुनने को मिल गया कि वो 2 सूटकेस लेके भाग रहा है, तो शायद उसमें पैसा था और वो बांग्लादेश जाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनका जो एरिया है, वो साउथ 24 परगना का जो सुंदरबन एरिया है, वहां पर बहुत सारे रिवर साइड है। तो उस साइड से वो शायद बांग्लादेश भागने का प्लान कर रहा था, लेकिन वहां पर बीएसएफ को रेड अलर्ट कर दिया और पूरा उसके लिए बोल दिया, इसलिए वो क्या किया, इस साइड में भाग आया। और आके ये सोनारपुर का जो कमलगंज, मतलब मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, वहां पर ही उसने रुका था। तो बंदा भी भूल गया है ये सोनारपुर बदल चुके हैं, ये सोनारपुर पे कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगा। तो वो कमलगंज से उसको उठा लिया। और दूसरी बात देखिए, ये जो जहांगीर खान है, ये भी पूरा फैमिली के साथ नेपाल भागने का प्लान कर रहा था। तो उसको मालूम पड़ गया कि बांग्लादेश जाने का तो अभी मौका नहीं है, इसलिए नेपाल साइड अगर भाग जाएगा तो वहां पर कुछ करेगा। लेकिन वो पानी टैंकी में बहुत दिन से छुपा था, इलेक्शन के पहले से ही वहां से वो छुपा था। थोड़ा वो जगह चेंज कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बट फाइनली बीएसएफ वहां पर अलर्ट था, तो वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया और फिर वहां से पकड़ा गया। इतना बड़ा शातिर आदमी है कि नेपाल तक बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पाया। अरे भाई, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के 50 तरीके हैं। नहीं सर, मैं एक चीज आपको पहले भी बोला था कि गली के कुत्ते के आ जाता पीछे वहां भी। से ट्रैकिंग करके क्रॉस कर लेता। सर ये सावन लोग अमन। है कौन, इसके दिमाग बोल के कोई चीज है? ये तो अल्टीमेटली वो छपरी गुंडे है जिसको ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने नेता बनाए थे। आपको अगर नेतागिरी करना है, आप डॉन माफिया भी बनो, तो दिमाग नाम का तो कोई चीज होना चाहिए। ये लोग है कौन? जो पहले भी मैंने बोला था कि गली के कुत्ते के पीछे भी अब 4000 पुलिस लगा दो तो उनको भी लगेगा वो शेर है। तो ये लोग तो ही है ना, छपरी छप गुंडा है ये, कुछ नहीं इनको आता पता है। ये जब पॉलिटिक्स में आए तब देखा कि अभिषेक बनर्जी उनके साथ है, अभिषेक बनर्जी के मदद से उनको पुलिस का हेल्प मिला, एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प मिला, तो ये गुंडागर्दी करना चालू किया। इसके कान के नीचे एक डीजे बजाएंगे तो इसका जो पैंट है ना, वो भीगा भीगा हो जाएगा। यही है इनका औकात, जो आज पता चल रहा है। और इसको ही नेता बनाया था ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, और इसके साथ गुंडे राज चला रहा था, जंगल राज चला रहा था। पुलिस को अगर देंगे तो 5 मिनट में इसका औकात पता चल जाएगा। और शौकत मोल्ला तो पुराना शातिर था। वो तो ममता दीदी का खास था। पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स करवा दिया आप लोगों ने। शौकत मोल्ला पकड़ा गया, जहांगीर खान पकड़ा गया, अनुव्रत मंडल पहले ही पकड़ा गया था, आजकल तो बेल पे है। और वो नहीं, ये जो जहांगीर और शौकत है, ये अभिषेक बनर्जी का लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड है। पूरा अच्छा। जो दक्षिण 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, उसको 2 पार्ट में ये अभिषेक ने बांटा था। एक साइड जो कोलकाता का नजदीक का साइड था,
उसको दे दिया ये शौकत मोल्ला को। ये भांगोर से लेकर कैनिंग, ये जो एरिया है ये शौकत का साम्राज्य था। वो वहां से पूरा तुलाबाजी करते थे, उसका पूरा सिस्टम था, और फिर फाइनली वो सारे कलेक्ट करके 25 रख के 75 अभिषेक को भेजता था। और जो गांव का साइड है, सुंदरवन का साइड है, उस साइड का साम्राज्य था वो जहांगीर का, फौलता से लेकर उस साइड का पूरा उनको दे दिया था। तो ये दो गुंडे के साथ अभिषेक बनर्जी ये चला रहा था, तो इसलिए सबसे पहले ये दो गुंडे को उठाया। अब गुंडे उठ गया तो उनका बॉस भी उठ जाएगा, इसलिए तो दिल्ली भाग गया वो। आज तो उसका पेशी था ना सीआईडी में। हाँ, इसलिए तो वो भागा। ये अभिषेक बनर्जी पहले क्या बोलते थे कि आपके मुझे ईडी सीबीआई लगाने का कोई जरूरत नहीं है, आप अगर मेरे खिलाफ 5 पैसे के भी दुर्नीति का, करप्शन का चार्जेस लेके आते हो, प्रूफ दे दो, और उसके बाद एक फांसी का मंच बना लो, मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। ये था उनका डायलॉग। तो अच्छा। अभी जब उनके नाम में रिपोर्ट होता है विधाननगर साइबर क्राइम में, वो भागे भागे चले जाता है हाई कोर्ट, मुझे प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन दो। उसके बाद जब ईडी जाते हैं तो नोटिस लेने के लिए खुद हाजिर नहीं होता है। उसके बाद जब सीआईडी बुलाता है तो फिर वो चले जाता है कि ये एफआईआर खारिज कर दो। अरे भाई, तुमने तो बोला था तुम्हारा 5 पैसे की भी दुर्नीति नहीं है, करप्शन नहीं है, तो जाओ ना भाई, फेस करो। तो पहले बार तो वो वहां से नाटक करके मेरे तबीयत खराब है ये सब करके कर दिया। उसके बाद 15 दिन का टाइम मांगा, तो सीआईडी ने बोला चलो 7 दिन का टाइम देता हूँ, 15 दिन तो नहीं पॉसिबल है। तो तबीयत खराब था, लेकिन उनका पार्टी जब बिखर रहे थे, भागे भागे चले गए ममता बनर्जी के घर मीटिंग करने के लिए। उसके बाद आज 8 तारीख के लिए उसका क्या है, कुछ भी नहीं है। उसको हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन भी नहीं है। जब हाईकोर्ट में जाके कल्याण बनर्जी ने बोला कि ये मामला एक्सपीडिट करना है, फास्ट ट्रैक में सुनना है, तो हाईकोर्ट ने बोला कि भाई क्यों, आप यहाँ पर कौन सा वीआईपी हो, जिन्होंने भी यहाँ पर केस किया है सब मेरे सामने इक्वल है, तो आप लाइन में लगो, जब आपका बारी आएगा हम सुन लेंगे। तो उसका मतलब हाईकोर्ट का प्रोटेक्शन नहीं है। और बीएनएस के हिसाब से सर आप देखो तो सिग्नेचर फॉर्जरी इज ए वेरी वेरी हाई लेवल ऑफेंस। उसके लिए अरे जेल, अरे अरे भाई 10 साल मिनिमम सजा है उसके लिए। हाँ, तो अगर वो है तो आज अगर अभिषेक बनर्जी जाते हैं तो वो अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्लियर एविडेंस मिल रहा है, एक दो नहीं 14 जो सिग्नेचर है वो फॉर्जरी हुआ है। 40। उनका नाम पहले तो 14, पहले तो 3-4 14। ही बोल रहा था। नहीं नहीं नहीं, 3-4 तो पहले पता चला था, लेकिन जब वो पूरा उसका किया था ना चेकिंग, तो वहां पर जो नेम आ रहा था 14 नेम ऐसे था जिसका फ्रॉजरी हुआ है। और जो 4 नाम सामने आ रहा है वो उस मीटिंग में ही नहीं था। बाकी जो मीटिंग का उसने किया है वहां पर 2 साइन हुआ था। एक तो सिग्नेचर हुआ था अटेंडेंस के लिए, वो अटेंडेंस वाला सिग्नेचर लगा दिया रेजोल्यूशन बोल के, क्योंकि उस दिन का जो मीटिंग का एजेंडा था, उस एजेंडा में एलओपी चुनने का कोई एजेंडा ही नहीं था उनके पास। तो ये तो मतलब पूरा केस को आप स्कैम कर रहे हो, तो उसमें आपको जेल जाना ही पड़ेगा। और जब हाईकोर्ट का प्रोटेक्शन नहीं है तो वो क्या करेगा, इसलिए दिल्ली भाग गया कि मुझे कितना काम है। अब दिल्ली गया किस लिए भाई, आपके पास एमपीज नहीं है, आपके पास एमएलएस नहीं है, आपके पास नेता लोग नहीं है, आपके पास जनता नहीं है, आपके पास वोट बैंक नहीं है फलता के बाद, तो दिल्ली में आपका काम क्या है। वहां पर तो 2 ही काम है, एक तो सीआईडी से बचना है, और दूसरा काम है इधर तो राहुल गांधी का पैर पकड़ लो, नहीं तो मोदी जी को अगर सौभाग्य हो जाए तो उसका पैर पकड़ लो कि मुझे जेल मत भेजो, बाहर भेज दो। मामला तो बड़ा संगीन है। और राज्यसभा के 2 लोगों ने 2 टीएमसी सांसद ने रिजाइन कर दिया, सुना मैंने। अभी अभी एक का न्यूज पक्का आ रहा है, शुभेंदु शेखर राय ने रिजाइन कर दिया, तृणमूल भी छोड़ दी, और उसके बाद शायद राजनीतिक संन्यास भी ले लेंगे। और दूसरे नाम जो सामने आ रहा है कोयल मल्लिक, ये कोयल मल्लिक का जो फादर है रंजीत मल्लिक, वो यहाँ पर बहुत रिनाउंड एक्टर है और बहुत ही वो रेस्पेक्टेड था। लेकिन ये इलेक्शन के पहले जब अपने बेटी को उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कराया और उसके बाद राज्यसभा का सांसद मिला, तो वो सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उनको भी चोर चोर सुनने को मिला है, उसके तरफ भी अंडे आ रहा था। तो इस सिचुएशन में उनको समझ में आ गया कि भाई गलती हो गया। अभी ये रंजीत मल्लिक कोयल मल्लिक केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है सर। यहाँ अच्छा। पर जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री है टॉलीगंज में है, तो इसलिए उसको टॉलीवुड बोला जाता है। तो टॉलीवुड का जो ये साम्राज्य है, ये पूरा ये विश्वास ब्रदर्स, उसके बारे में थोड़ा बाद में आता हूँ। एक मिनिस्टर था अरूप विश्वास और उसके ब्रदर स्वरूप विश्वास, हाँ, वो अरूप और दोनों स्वरूप स्वरूप विश्वास तो अरेस्ट भी हो गया अरेस्ट ना। हो गया। वो दोनों मिलके चला रहा था, बट उसके पहले जो है तो वहां पर एक प्रोड्यूसर था मोहता करके, जो सीबीआई के हाथ में अरेस्ट भी हुआ था। पहले वो साम्राज्य वो चलाते थे।
और ये साम्राज्य चलाने का दो रीजन था। एक तो है यहाँ पर जितना भी एक्टर एक्ट्रेस है वो कौन कौन सा रोल में जाएगा, उसका पैकेज क्या होगा, जो भी यहाँ पर टेक्नीशियन है, जो लाइटमैन है, उनका क्या होगा, उनका टीएमसी का वोट बैंक बनाना है, कुछ भी उनका मिचिल मिचिल होगा तो वहां पर ये लोग सप्लाई करना है। तो जब ये मोहता अरेस्ट हो गया तो ममता बनर्जी का ग्रिप वहां ये मोहता क्या सीपीएम का था? नहीं नहीं नहीं, वो टीएमसी के साथ ही था और वो ये सारी चीज कर देते थे, इसलिए वो प्रोड्यूसर था। लेकिन उसको बहुत सारे शॉपिंग मॉल दिया गया 1 रुपए में गवर्नमेंट की तरफ से, और वहां से पूरा वो कमाते थे। आप सोचो पर डे जिस शॉपिंग मॉल का ट्रांजैक्शन 100 करोड़ है, वो आपको साल में 1 रुपए के लिए मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो वो वहां से कितना कमा लेगा? वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो वो जाने के बाद ये अरूप विश्वास आया और आने के बाद पूरा एकदम खा गया। तो बाकी जो प्रोड्यूसर है वो प्रेशर में आ गया। और ये कोयल मल्लिक का जो हस्बैंड है निष्पाल सिंह, तो वो निष्पाल सिंह भी वहां पर जगह नहीं बना पा रहा था। तो रंजीत मल्लिक ने देखा ये तो अच्छे चांस है, कोयल मल्लिक को अगर टीएमसी में घुसा देते हैं तो हमको वो प्रोड्यूसर वाला जगह मिल जाएगा, हम वहां पे भी थोड़ा कर पाएंगे। तो इसलिए कोयल मल्लिक आया और आने के बाद उसको मालूम पड़ा पॉलिटिक्स क्या चीज है, ममता के ऊपर लोगों का कितना गुस्सा है, और अभी तो हार गया है। इसलिए सुनने को मिल रहा है कि एक भी सेशन अटेंड करने बिना ही कोयल मल्लिक भी रिजाइन कर देंगे। लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी टीएमसी का 13 एमपीज है राज्यसभा में, एक तो ऑलरेडी चले गए, तो वो 13 में से अभी बचा 12, और उसमें बस 3 या 4 एमपीज है जो ममता बनर्जी के साथ है। दोला सेन, डेरेक ओब्रायन और इधर सागरिका घोष और मानेका गुरुस्वामी। तो ये लोग भी क्या करेंगे पता नहीं, रेजिग्नेशन दे देंगे या, और होगा भी तो ममता के साथ 4 ही है, बाकी तो इधर ही है। तो राज्यसभा में भी स्प्लिट होने वाला है। और हाँ, ये अरूप विश्वास का स्टोरी भूल गया। तो अरूप स्वरूप विश्वास विश्वास का तो अरेस्ट हो गया। अभी अरूप विश्वास वो मेसी कांड आपको याद है, उसमें फंस गए थे। जब लियोनेल मेसी को कोलकाता में लाया गया था तो लोग वहां पर 7,000, 8,000, 15,000 देके टिकट खरीदा था। पहले तो टिकट का प्राइस इतना हाई है, दूसरे बात ये इतना पैसे देके टिकट खरीदने के बाद लोगों को मेसी को देखने को ही मिला, क्योंकि अरूप विश्वास तो उसको पकड़ पकड़ के रखा था और उसका जितना भी लोग है एकदम भरपूर स्टेडियम में घुस गए थे। तो जो इतना पैसा देके टिकट खरीदा देखने को नहीं मिला, वो तो वहां पर तोड़ फोड़ किया। और ये सब में मुंह बचाने के लिए क्या किया था, उनका जो ऑर्गेनाइजर है शत्रुघ्न दत्ता, उसको अरेस्ट कराया था ममता बनर्जी। और ये अरूप विश्वास था यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, उन्होंने बस एक नाम के वास्ते रेजिग्नेशन दे दिया, दैट्स इट। तो अभी गवर्नमेंट चेंज होने के बाद वो जो शत्रुघ्न दत्ता है उन्होंने कर दिया एफआईआर कि नंबर 1 मेरे से 22,000 टिकट ये अरूप विश्वास जबरदस्ती ले लिया और उसको ब्लैक मार्केट में सेल किया, इसलिए टिकट का प्राइस इतना हाई है। दूसरी बात है, ये शत्रुघ्न दत्त तो मेसी को बस कोलकाता के लिए नहीं पूरे भारत के लिए लेके आए थे, और 4-5 और भी प्रोग्राम किया, कोची में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, मुंबई में हुआ था। सारे प्रोग्राम स्मूथली हुआ, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पर अरूप विश्वास ने सारे ये झमेला किया है जिसके लिए इतना कैओस क्रिएट किया है। तो वो मेरे और मेरे जो एजेंसी है उसका नाम खराब कर रहा है, तो 100 करोड़ का मैं उनको एक केस कर देता हूँ। और ये सारे लेके विधाननगर में एक उसने एफआईआर कर दिया। अब विधाननगर पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो अरूप विश्वास भागते हुए गया हाई कोर्ट कि मुझे प्रोटेक्शन दो। हाई कोर्ट ने बोला कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, आपको इंटरोगेशन फेस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नोटिस उसने मिस किया, आज उसका सेकेंड नोटिस था, वो भी आज मिस किया, और ये सुनाई में दे रहा है कि विधाननगर का जो पुलिस है वो अभी जा रहा है अरूप विश्वास के घर, उसको थर्ड नोटिस देने जा रहा है या उठाने के लिए जा रहा है वो मालूम नहीं, बट मूड तो लग रहा है कि वो लोग बहुत एग्रेशन में है। तो वो भी एक मजे का इंसिडेंट अभी होने जा रहा है विश्वास ब्रदर के साथ। अरूप विश्वास, हाँ, अरूप विश्वास जो था वो टॉलीगंज का दादा था, टॉलीवुड का दादा था, टॉलीवुड का दादा था। और ये देवाशीष कुमार ये कहाँ का दादा था, ये भी बताते हैं, बड़ा दादा था। देवाशीष कुमार रासबिहारी, जहां से सपन दासगुप्त जी जीता, तो वो वहां का दादा है, वहां का सब कब्जा करके रखा है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये देवाशीष कुमार रासबिहारी एरिया है भवानीपुर के एडजेसेंट। तो ममता बनर्जी तो इतना कुछ नहीं देख पाता, तो भवानीपुर का 2 पार्ट है, एक तो मुस्लिम एरिया है वो चेतला साइड का जो फिराद हकीम देख लेते थे, बाकी जो एरिया है ये देवाशीष कुमार देखते थे। और वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी उसका वो वहां का कॉर्पोरेटर है और वहां पर भी उसका अच्छा खासा होल्ड है। तो पूरा इस एरिया का जो भी मतलब कंट्रोल है ये देवाशीष कुमार को था, और सारे तोलाबाजी से लेकर सब कुछ वो लोग करते थे। और इस एरिया में ही आप देख लो
तो जो टेररिस्ट है वो घुस के बैठे थे, क्योंकि पुलिस तो वहां पर कुछ करेगा नहीं, कालीघाट टीएमसी के पास है और यहाँ पर मुख्यमंत्री का एरिया है, किसी का डाउट नहीं होगा। तो ये सारे जो अरेंजमेंट है ये शायद कुमार करते थे, ऐसे ही तो सुनने को मिल रहा है। तो इसलिए उसके घर में तो इलेक्शन के पहले रेड भी हो गया। अच्छा। अच्छा, और बड़ा बड़ा जो है वो हमारे फरहाद हकीम का क्या हाल है अभी? फिरहाद हकीम तो अभी एक से बढ़कर एक पोस्ट से रेजिग्नेशन दे रहा है। ये पहले जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेयर पोस्ट था वहां से रेजिग्नेशन दे दिया और रोते हुए बोला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो काम करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया, ये सब बोल रहा है। लेकिन उसने रेजिग्नेशन देने के बाद अभी फंस गया टीएमसी, क्योंकि एज पर म्यूनिसिपल एक्ट आप अगर मेयर पोस्ट से कोई रिजाइन करते हैं उसके 3 दिन के अंदर आपको दूसरा मेयर चुनना पड़ेगा। तो सीधे बोल दिया टीएमसी के कि बोर्ड आपके है, आप इधर तो बोर्ड को तोड़ दो और नहीं तो नए मेयर का नाम आप 3 दिन के अंदर दे दो। तो वो नहीं दे पाया। कल एक मीटिंग बुलाए थे ममता बनर्जी ने, लेकिन इनका जो कॉर्पोरेटर है इधर तो वो इतना करप्शन किया है, उनके नाम में ऑलरेडी केस हो गया, तो भाग रहा है। जैसे सुशांत घोष वो भाग गया, 7 कॉर्पोरेटर अभी अरेस्ट हो गया और बहुत सारे लिस्ट में है और बाहर जाएंगे तो अंडा मिलेगा। तो इसलिए उसका कॉर्पोरेटर मीटिंग भी नहीं कर पा रहा है और सीधे मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल ने बोल दिया कि भाई 3 दिन के अंदर अगर नहीं आता है तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको बोर्ड उसको तोड़ देना पड़ेगा और वहां पर हम प्रशासक बिठा देंगे। लेकिन सबसे मजे के बात है, इसके बाद फिरहाद हाकिम ने उनका जो पूजा है दुर्गा पूजा चेतला, वो वहां से रिजाइन कर देता है। तो हम लोग चौंक जाते हैं, भाई पूजा कमेटी से रिजाइन करने का क्या बात हो गया। तो बाद में पता चला ये फिरहाद हाकिम बोल दो, ये अरूप विश्वास बोल दो, ये सब बड़े बड़े जो कोलकाता का सबसे बड़ा पूजा होता है ना, उसको इसका प्रेसिडेंट बन के बैठा था। क्यों? वहां से क्या है, ये लोग पहले तो वो पूजा को दिखा के कम से कम 500 टू 800 करोड़ स्पॉन्सरशिप उठाते थे और उस वो नॉन टैक्सेबल, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो अपने जेब में चला जाता। नंबर 2, ये पूजा करने के लिए जो गवर्नमेंट का लैंड होता है, जैसे अरूप विश्वास के नाम में एलिगेशन आया, एलआईसी ने एफआईआर भी कर दिया। एलआईसी का एक बहुत बड़ा जमीन है, वो पूरा कब्जा कर है और वहां पर क्लब के नाम में पहले एक छोटा बिल्डिंग बनाता है और उसके बाद वो 5 स्टार होटल बना देता है। वो बेसिकली वो रूम है। अभी वो सारे रूम सर्च हो रहा है, तो वहां पर आलीशान सब कुछ मिल रहा है, कॉन्डोम से लेकर सब कुछ मिल रहा है। तो वो दूसरे काम भी चल रहा था, वहां से भी उसका धंधा चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है, ये जो दुर्गा माता का प्रतिमा होता है उसको तो हम गहना देता है गोल्ड या सिल्वर का, या वो जो पूरा पेंडल का जो डेकोरेशन होता है वहां पर सिल्वर वगैरह सब होता है, वो कुछ करोड़ों का होता है। तो आफ्टर पूजा इसका क्या होता है, ये चले जाता है इन लोगों का जेब में। तो बेसिकली ये दुर्गा पूजा को यूज करने, ये लूटने का एक मेथड ये इन्होंने इन्वेंट कर लिया था। अभी वो धीरे धीरे सामने आ रहा है, तो इसलिए ये दुर्गा पूजा से भाग रहा है। तो ये हो गया अभी फिरहाद हाकिम का हाल। अच्छा, तो ऐसा ऐसा तो और भी बहुत सारा किस्सा होगा ना आपका। ये आपका प्रियंका टिबरेवाल जो है ये संदीपन साहब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, ये क्यों कर रही है? नहीं देखिए, एक चीज मैंने यहाँ पर बोला था, जब वो समीक भट्टाचार्य जी ने बोला था कि अच्छे तृणमूल के लिए हम सोचेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर एक मीडिया में मैंने बोला था कि देखो भाई, अगर अच्छे है तो वो तृणमूल नहीं हो सकता है, अगर तृणमूल है तो वो अच्छे नहीं हो सकता है। और वो डायलॉग बहुत हिट हो गया यहाँ पर, सब लोग वो मानना चालू किया पूरा। तो यहाँ पर एकदम समीक भट्टाचार्य जी के अगेंस्ट लोग बोलना चालू किया कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो बाद में समीक जी ने बोला कि हाँ भाई ठीक है, लोगों को गुस्सा देख के मालूम पड़ रहा है, तो हम किसी भी टीएमसी वाले को नहीं लेने वाला है। तो ये जो संदीपन साहा है, ये संदीपन साहा नहीं, सारे के सारे जो टीएमसी का लोग है, वो समीक भट्टाचार्य जी का उस बात में फंस गया कि मुझे अच्छे तृणमूल बनना है, कि मैं अगर पार्टी से निकल आता हूँ, अलग सा फ्रैक्शन बनाता हूँ, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को गाली देता हूँ, वो करप्टेड है ऐसे बोलता हूँ, तो शायद लोग भूल जाएंगे कि मैंने भी चोरी किया था, मैंने भी यहाँ पर किया था। देखो सर, एक बात बहुत सिंपल है, अगर आप तृणमूल में होके चोरी नहीं किया हो और वो 25 रख के 75 का जो कोटा है वो अभिषेक बनर्जी तक पहुंचाया नहीं हो, तो आप तृणमूल से बाहर हो। ये सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर अगर वो जो हमारा रोड का कांस्टेबल होता है, ट्रैफिक पुलिस होता है, उसका कोटा से भी उसको भी कोटा दिया जाता था वीकली, आपको इस वीक में इतना पैसा उठाना है और इतना पैसा हमको भेजना है। तो अगर
ये पुलिस को ऐसे मिसयूज करते थे, तो अपने पार्टी का नेता को क्या करते थे? तो ये लोग अभी अच्छे तृणमूल बनने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से गाली देके कोई अच्छे तृणमूल नहीं बन सकता है। तो सिंपल, सबसे सबके अगेंस्ट होगा और सबका फाइल ओपन होगा। कल ही हमारे पास एक न्यूज आया है कि पुलिस अपने अभी 150 नेता के अगेंस्ट फाइल रेडी किया। कौन सा ये फाइल है? ये 2021 से 2026 तक जितना भी बीजेपी या दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ या कोई नौकरी देने के लिए पैसा वसूल किया या वो जो बाली का खदान है, पत्थर का खदान है, वहां से अवैध वहां से कारोबार कर रहा था, तो ये सब लेके इन लोगों के अगेंस्ट लोगों ने एफआईआर किया। लेकिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो तब क्या किया, इन लोगों का करीबी जो है उनको 4-5 लोगों को बुलाया और इन लोगों तक पहुंचा ही नहीं, बोला कि इन लोगों को इंटरोगेशन करके कुछ नहीं मिला है। तो ये है वो 150 नेम जो अभी सामने आया है और जिसका केस रीओपन हो रहा है। तो उसके मतलब तृणमूल कांग्रेस का एकदम ऊपर स्तर से नीचे स्तर का जो भी है, सब लोग अभी फंसने वाला है। मैं 2 इंसिडेंट आपको बोलूंगा तो पिक्चर क्या होने वाला है आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 इंसिडेंट, अनुब्रत मंडल, ये जो तिहाड़ घूम के आया है, अभी तो अच्छे अच्छे बात बोल रहा है। तो ये अनुब्रत मंडल के अगेंस्ट कल बोलपुर का एक वो जो ब्रिक होता है ना, ब्रिक का यहाँ पर भाटा होता है, चुल्ली होता है, वहां पर ब्रिक बनाया जाता है। तो ऐसे एक व्यवसायी है जिन्होंने उनके अगेंस्ट एफआईआर कर दिया। क्या है, उन्होंने बोला कि 2021 में वो थोड़ा वामपंथी मनोभाव का है, तो 2021 अच्छा। में उन्होंने ये टीएमसी के अगेंस्ट कुछ बात बोले थे, इसलिए जब रिजल्ट तृणमूल के फेवर में आया तो उसी दिन उसके जो वो ईंट भाटा है वहां से 30 लाख रुपए का ईंट चोरी किया गया है, 30 लाख। और ये अनुब्रत मंडल और उसके लोग ने किया है, और उसके बाद वो पूरा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो अभी उसने एफआईआर कर दिया। अब सोचो, अनुब्रत मंडल को भी नहीं बख्शा जाएगा। और दूसरी बात है, कल शुभेंदु अधिकारी जी भाजपा का यहाँ पर एक कुछ कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर जाके बोला कि मैं जिस डिपार्टमेंट का फाइल में हाथ दे रहा हूं वहां से करप्शन का बदबू आ रहा है। बंगाली में किसका बोला, बदबू आ रहा है? करप्शन का बदबू आ रहा है। हाँ। और एक एग्जांपल दिया कि ये जो लक्ष्मी भांडार प्रकल्प है जो 2021 में ममता बनर्जी ने चालू किया था महिलाओं का वोट खरीदने के लिए, 500 रुपए हाँ। पहले देता था, उसके बाद 2024 आया तो 500 और बढ़ा के 1000 रुपए कर दिया, और अभी 2000 ये जो बजट गया, जो वोट ऑन अकाउंट बजट था, वहां पर और भी 500 रुपए बढ़ा के 1500 कर दिया था। तो वहां पर 2,28,00,000 ऐसे कुछ तो महिलाओं को जाते थे, जिसमें से हाँ। 30 लाख है जो नॉन एग्जिस्टिंग है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनको जाता था। तो आप सोच लो, 30 लाख इंटू 1500 इंटू 12 महीना इंटू 5 ईयर्स, कितने रुपए का घोटाला ममता बनर्जी ने इस 30 लाख नॉन एग्जिस्टिंग को देके ये किया है। वो पैसा किसके पास गया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बाकी जो उपभोक्ता है उसको अगर चेकिंग कर रहा है, ये लक्ष्मी भांडार महिलाओं के लिए है, लेकिन 3 लाख लोग ऐसे मिला जो पुरुष है, उसके अकाउंट में जा रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट के तरफ से विडो के लिए एक एड जाता है, वो पुरुष को दिया गया है। अब पुरुष कैसे विडो हो सकता है? ये तो है महिलाओं के लिए। तो ऐसे ऐसे मिल रहा है। वो और पुरुष का उन्होंने, तो फोटो भी देखा था ना, वो फोटो में भी हाँ, दाढ़ी मूंछ है उसका। तो अभी शुभेंदु जी बोल रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो ग्राउंड है कोलकाता में, ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड, कुछ भी बड़ा पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, गीता पाठ होता है, तो वो ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में ही होता है। शुभेंदु अधिकारी जी का ओथ भी उधर ही हुआ था। एक साथ आप 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने के वो एक ही जगह है, तो वो आर्मी का जगह है। तो शुभेंदु जी बोल रहा है कि अभी मुझे आर्मी के साथ बात करना है और वो ब्रिगेड का आधा लेके मुझे एक नए जेल बनाना है, नहीं तो इतने नाम आ रहा है, हमारा जो जेल है उसमें संकुलन नहीं होगा। तो मामला जो है ये तो नेक्स्ट लेवल का है ये पूरा। एकदम एक आ, अभी सुना कि कई सारा जो है ये एनक्रोचमेंट हटाने का बड़ा जबरदस्त ड्राइव चला था, लेकिन अभी कुछ जगह पे बीजेपी वाला एमएलए भी कह रहा है कि अरे रुक जाओ साहब, रुक जाओ साहब, अभी ये गरिया बाजार जो है इसको मत हटाओ एनक्रोचमेंट यहाँ से, नहीं जो नहीं, मतलब। गोरिया बाजार एरिया ये जो है जादवपुर, ये बेसिकली वो वामपंथियों का इलाका है, मतलब वो लोग सोचते हैं ऐसे। तो अभी फौलता के रिजल्ट के बाद वामपंथियों को ये मालूम पड़ गया कि भाई हमको तो मौका मिल गया है ऑपोजिशन में आने के लिए, क्योंकि टीएमसी तो रहेंगे नहीं, कांग्रेस तो मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर के बाहर है नहीं, तो बाकी राज्यों में हम ही अभी ऑपोजिशन में आएंगे, मुस्लिम वोट हमारे तरफ आएंगे।
और इसके साथ अगर ये गरीब लोगों का भी वोट उसको कैसे भी समझा के ले लेता है तो अच्छे है। पहले बात तो ये लोग जो गरीब होकर के बात कर रहा है, ये गरीब नहीं है। ये जो जादवपुर एरिया है या कुछ भी बड़ा रेल स्टेशन के आजू बाजू के जो हॉकर है, उसका पर डे इनकम कितना है आपको मालूम है? पर डे ये लोग 50 से 60 हजार कमाते हैं। 50 से 60 हजार, आई एम नॉट जोकिंग। और इसका पर डे। एक बड़ा सा पार्ट पर डे, तो इनका एक बड़ा सा पार्ट ये पॉलिटिकल दादा के पास जाता है, तो उनका जो इनकम का जगह है वो बंद हो जाएगा। तो ये लेके वो हंगामा करने का कोशिश किया, तो पुलिस ने उसको तो समझाया कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि वहां का जो दादागिरी का जो ठेका है वो चेंज करने का कोशिश कर रहा होगा। एकदम एकदम एकदम। देखिए ये टीएमसी में जो लूटपाट मचा रहा था वो है कौन? बेसिकली वो तो है सीपीएम का। वो सीपीएम में तब खाते थे, जब टीएमसी आया तो टीएमसी में घुस गए। अब सोचा था भाजपा आएगा तो भाजपा में घुस के एक ही दादागिरी चलेगा, लेकिन भाजपा ने दरवाजा कर दिया बंद। तो इसलिए फिर वो लोग इधर तो सीपीएम नहीं तो कांग्रेस में जा रहे हैं, वहां पर जाके दादागिरी करने का कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर पुलिस उसको पहले बोला, बहुत देर से समझा रहा था कि भाई आप ऐसे मत करो, क्योंकि ये रेलवे का संपत्ति है। इनको बहुत दिन पहले नोटिस दिया गया था कि आप जगह खाली करो, और उसने जगह खाली नहीं किया है। पहले तो मुझे यहाँ पर डेवलप करना है तो मुझे जाएगा क्लीन अप करना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये लोग आप बोल रहे हो गरीब बोल के यहाँ पर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, तो ये कहां पर बिजनेस कर रहे हैं? जो एक्चुअली पैसा देके गवर्नमेंट को टैक्स देके अपना दुकान दे रहा है, उसको हजारों फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है, जीएसटी भर रहा है, उसके सामने ये दुकान दे रहा है। तो एक्चुअली जो प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस हैम्पर हो रहा है। इनका पुनर्वसन का बात कर रहे हो तो ये तो जबरदखल करके रखा था, तो इसको मुझे क्लीन अप करना पड़ेगा। वो पुनर्वसन जो है वो बेसिकली म्यूनिसिपल का एरिया है, तो म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर डिपेंडेंसी है, म्यूनिसिपैलिटी को करने को बोलो। हम रेलवे उसको क्यों देंगे? वो मेरा जगह तो जबरदखल किया है। और जो इतना बड़ा बड़ा आप बात कर रहे हो, तो एक काम करो, दो दो हकार अपने घर के लेके जाओ, वहां पर जाकर उसको 1 महीने से खिलाओ। वो तो अब नहीं कर रहे। तो ये सब लेकर हंगामा किया, तो कल वामपंथियों का अच्छे से क्लास ले लिया पुलिस ने, वो जादवपुर वाला एपिसोड हो गया। और जो भाजपा के आप बोल रहे हो कि कुछ कुछ जगह में हो रहा है, देखिए भाजपा 2 जगह में ऐसे इंसिडेंट हुआ है। उन्होंने बोला ये जो हॉकर है इनके पास प्रॉपरली नोटिस नहीं पहुंचा है, इसके पास अभी मैसेज नहीं था कि ये भी जगह खाली होगा, इन लोगों को बस दूसरे जगह को दिखने को मिल रहा है, तो इसके थोड़ा टाइम और दे दो, सो दैट ये लोग अपना दुकान शिफ्ट करके लेके जाए, आपका सामान हटा पाए, नहीं तो इन लोगों का दिक्कत हो जाएगा। तो वो 2 इंसिडेंट हुआ। लेकिन एक इंसिडेंट जो हुआ वो भी वामपंथियों की तरह थोड़ा दादागिरी करने का कोशिश किया, तो तीनों वहां पर नेता था, तीनों को भाजपा ने सस्पेंड कर दिया कि दादागिरी नहीं चलेगा। आप कौन सा पार्टी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सोचते हो कि भाजपा में रह के आप तृणमूली जैसे गुंडागर्दी करोगे, तो आपके लिए भी बाहर का दरवाजा खुला है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा एक चीज ये बताएं कि हम्म, ये जो इलीगल्स जो भाग रहे हैं, लोग तो मुझको बता रहे हैं, मैं कई लोगों से बातें कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि साहब कलकत्ता तो पूरा खाली हो गया, कलकत्ता में तो भीड़ भाड़ ही नहीं दिख रहा। हमको दिक्कत हो गया अभी बस सर। बसें बसें भी खाली चल रही हैं, ट्रेन में भी भीड़ भाड़ नहीं है। वो आपके टाकी की तरफ जो ट्रेन जाता है वो हसनाबाद वगैरह, वो कह रहे हैं कि उसमें भी अरे हम बड़े लोग को आराम से ऑटो नहीं जा मिल सकते रहा हैं। है। हैं? हम पहले अच्छा। रास्ते में उतरते थे तो 5 ऑटो आ जाते थे, हमारे ऑटो में चलो, हमारे ऑटो में चलो। यहाँ पर डेडिकेटेड ऑटो नहीं होता है, शेयर ऑटो ही होता है। एक ऑटो में 5 बंदा बैठ सकता है। तो इतना लोग होता था, मतलब एक दूसरे को छीनने का कोशिश करता था। अभी हमको जाके 10-15 मिनट वेट करना पड़ रहा है कि भाई हमको ऑटो ही नहीं मिल रहा है। वहां पर सारे लोग वहां पर भाग गए हैं। और दूसरी बात यह है, जो काम करने वाला बाई होती थी वो भी अभी कम पड़ गए हैं, क्योंकि जितना भी बांग्लादेशी रोहिंग्या था वो सब भाग गए हैं यहाँ पर। तो हो रहा है ये जो पूरा गुलशन कॉलोनी था, आप सोच लो 2.5 लाख लोग वहां पर रहते हैं, और वहां पर वोटर कार्ड कितना है? 2,500। तो कितना ये लोग करते थे। और वहां का जो कॉर्पोरेटर था सुशांत घोष, पहले उसने रेजिग्नेशन दे दिया और बहुत गाली दिया, वही अच्छे तृणमूल बनने का कोशिश कर रहा था। तो बाद में उसके नाम में एफआईआर हो गया कि भाई वो तोलाबाजी करते हैं और ये पैसा लेके रोहिंग्या और बांग्लादेशी को गुलशन कॉलोनी में बिठाते हैं। तो उसके बाद वो पूरा फैमिली के साथ भाग जाता है उड़ीसा के तरफ, और जब पुलिस को पता चल जाता है, उसको पकड़ने जाता है, तो वो गाड़ी छोड़ के जंगल की तरफ भाग गया। अभी भी उसको ढूंढ रहे हैं। तो ये सारे जगह में तृणमूल ने एक्चुअली पूरा सिस्टम को खराब करके रखे थे, पूरा पुलिस को यूज करके, यूज शब्द यूज नहीं करूंगा, मिस यूज करके
प्रशासन को मिस यूज करके इन लोगों के लिए आधार कार्ड सब कुछ बना दिया था। मैं एक बार गया था गुलशन कॉलोनी में, मतलब मेरे पास कुछ डेडिकेटेड, अभी क्या हाल है गुलशन कॉलोनी का? बहुत खाली हो गया, बहुत, मतलब यू कैन से 70% तो खाली हो गया। तो पहले जब मैं गया था, ये एसआईआर के पहले, मतलब जब एसआईआर होगा होगा ऐसे बात सुनने को मिल रहा है, तो 2-3 मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर एविडेंस मिल गया था, वहां का लोग ही दिया था कि सर ये लोग बांग्लादेशी है और यहाँ पर आके इंडियन बन के रहता है। तो मैं जाके उन लोगों से बात किया कि भाई क्या सीन है, तो वो मुझे क्लियरली बोला कि दादा हमारे पास जितना डॉक्यूमेंट्स है, अगर किसी दिन चेकिंग होगा ना, आप उतना डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाओगे, आपको भगाया जाएगा, मुझे नहीं, कुछ टच नहीं कर सकता है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये रहते थे, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स इसने बनाया था और उसने दिखाया भी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, इवन उसका स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट भी उसको करा दिया था। वो यहाँ बांग्लादेश से आया ही नहीं, तब से उसका स्कूल पासिंग का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर करा दिया। गजब मामला है। अच्छा, बिल्कुल आपका जो पॉश एरिया है बिल्कुल उसके बगल में है ये गुलशन कॉलोनी? हाँ, ये मेरे घर से साइंस सिटी के मैक्सिमम पास में है 7-8 आप? किलोमीटर, हाँ, मैक्सिमम 7 to 8 किलोमीटर। मैं जहां पर हम्म, सोनारपुर में रहता हूँ, सोनारपुर इज बेसिकली गेटवे ऑफ कोलकाता। सोनारपुर हम्म। मेरे घर से 4 किलोमीटर सदर्न दूर गेटवे। ढालाई ब्रिज बोल के एक जगह है। वो ढालाई ब्रिज क्रॉस करते हैं तो हम कोलकाता में घुस जाते हैं, और ढालाई ब्रिज के इस साइड दक्षिण 24 परगना, ये सोनारपुर एरिया चालू हो गया। मेरा जो सोनारपुर उत्तर असेंबली है वो चालू हो जाता है। मतलब आप तो दक्षिणी कोलकाता का हाँ, दक्षिणी द्वार है। मैं सोनारपुर उत्तर का एकदम एंड में और सोनारपुर दक्षिण में एकदम स्टार्टिंग में, उस पॉइंट में मैं रहता हूँ, मेरा घर जहाँ पर है। तो ये जो है आपका ये बेहाला वाला रोड है यही उधर ही जाता है? नहीं नहीं नहीं, बेहाला वाला रोड उस साइड में है, ये जो है बेसिकली बारुईपुर के तरफ है। जो नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन नाम आपने शायद सुना होगा, तो हाँ। नरेंद्रपुर रामपुर वो साइड है ये वाला। अच्छा अच्छा, ये इधर ढाकुरिया की तरफ से आता है। हाँ हाँ हाँ। समझ गया समझ गया समझ गया। तो गुलशन कॉलोनी खाली हो गया, और बंगार में भी काफी रहता था ये लोग। मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, शायद गवर्नमेंट वो करेगा भी, जो कश्मीर में ट्रीटमेंट हुआ था ना, वही वाला ट्रीटमेंट अभी बंगाल में चाहिए। एक एक घर को चेक करना है, और वहां पर क्या है क्या नहीं है सब कुछ डिटेल में निकालना है। ये जो जमाती लोग हैं, ममता बनर्जी ने इतना दिन फेंसिंग नहीं करने दिया, तो आना जाना तो लगा ही रहता था। बहुत सारे जगह में ये स्लीपर सेल बन के रहते थे, और ये पूरा राज्य में अभी स्प्रेड कर गया। स्पेशली जो मुस्लिम कॉलोनी है, वहां पर तो पुलिस भी नहीं घुस पाते थे, जनरल पब्लिक का बात तक छोड़ ही दीजिए। तो वहां पर कितने सारे लोग हैं, वो अभी डाउटफुल है। ये जो एसआईआर हुआ है, मैं बोलूंगा 60 to 70% एफिशिएंसी के साथ हुआ है। एएसडी ऑलमोस्ट गया, लेकिन जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है वो अभी भी है। तो दोबारा एक तो एसआईआर का चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा पूरा मिलिट्री देके एक एक घर को चेक करना चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं तो मुश्किल है, अभी भी है, बहुत सारे घुसे हैं। हाँ ये तो है, लेकिन जा तो रहे हैं लोग ऊपर से। जितना भी झगड़ा बीजीपी और बीएसएफ का जितना भी झगड़ा दिखने में आ रहा है वो तो खाली नॉर्थ बंगाल में आ रहा है। आपके साउथ में तो बिल्कुल स्मूथ है, कोई झगड़ा नहीं। नहीं, ये कल शुभेंदु अधिकारी जी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि अभी तक ऑलमोस्ट 4,500 जो बांग्लादेशी है उनको भेज दिया, बीजेपी के थ्रू वो डिपोर्ट हो गया, और अभी स्टेट में आइडेंटिफाइड है ऐसे 836 है जिसको अभी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी मना कर रहे हैं। लेकिन एक रूल जो इतने दिनों से नहीं चलता था, कि कोई अगर बांग्लादेशी करके पकड़ जाता तो उसको जेल में रख देते थे और उसको बड़ा बड़ा आराम से ऐश के साथ रहने देते थे ममता बनर्जी, वो पार्ट खत्म कर दिया। जितना भी हमारा सीमांतवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर होल्डिंग सेंटर बना लिया। अगर कोई आइडेंटिफाइड होगा तो वो होल्डिंग सेंटर में रहेगा, और विद इन 5 to 7 डेज वो बीएसएफ को ट्रांसफर किया जाएगा। और बीएसएफ को एक बार ट्रांसफर हो जाता है तो बीएसएफ उसको बीजेपी के पास दे देंगे। अब बीजेपी जहां पर अभी मना कर रहा है, बीएसएफ क्या कर रहा है, उसको लेके इंडिया बॉर्डर क्रॉस करा दे रहा है। तो जो नो मैंस लैंड होता है बेसिकली, वहां पर वो बैठे है, इधर उधर जाओ, नहीं तो वहां पर ही बैठे रहो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और ये लोग जो बीच में फंस रहे हैं, वो अभी चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो बांग्लादेश से आए हैं, खुला में मेरा घर है, आप वहां से पूछो, हम लोग बांग्लादेश घुसना चाहता है। तो यही चीज चल रहा है।
बट ये बीजेपी जो कर रहा है कुछ दिन ही कर पाएगा, उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, नहीं, क्योंकि वैसे भी जो नदी क्रॉस करके जाएगा उसको तो कैसे रोकेगा? नहीं, नदी के अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप हो गया। वो जो अच्छा, नदी के उसका क्या एरिया हुआ? है, वहां पर तो हम्म, बीएसएफ का जो नजरदारी है वो बहुत बढ़ गया है। वो पूरा बोट बोट लेके तो पूरा चल रहा है, तो कोई घुस नहीं पाएगा। और अभी एक नया स्कीम लेके आ रहा है कि वहां पर तो आप वो फेंसिंग नहीं कर पाओगे, तो जितना भी मगरमच्छ है, जितना भी पॉइजनस स्नेक है, वहां पर छोड़ दो। हम्म। ये लोग अगर आने जाने का कोशिश करेगा तो उन्होंने ही उसका ट्रीटमेंट कर देगा। ये एक नया तरीका बीएसएफ ले रहा है वहां पर। नहीं, लेकिन जो लोग वापस जाना चाह रहा है वो तो नदी के थ्रू जा सकता है, नदी तो हाँ, खुला हुआ है। वो जैसे मर्जी जाए, उड़ के जाए, भाग के जाए, वो स्विमिंग करके जाए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको जाना पड़ेगा। अब बीजेपी थोड़ा कोशिश कर रहा है। एक चीज तो ये भी सुनने को मिला है, हालांकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, कि अभी बीएनपी गवर्नमेंट जो है वो 60,000 बीजेपी को ये पूरा उनका वेस्टर्न बॉर्डर, मतलब हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पर आके रख दिया। बट किस लिए वो तो मालूम नहीं पड़ रहा है, बट अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर 4,500 जाते उसका हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ ही 59,000 है। हाँ, तो पूरा जो है पूरा इस बॉर्डर में है अभी उसका। तो वो उधर से चला जाएगा, फिर त्रिपुरा से भेज देंगे। सर है तो बांग्लादेशी, सोचेगा कितना, वो जितना सोचेगा उसके पहले उसके एक्शन हो जाएगा। वो ये तो इतना बड़ा बिल्कुल बड़ा ठीक है। बात कर रहे हैं ना बीजेपी बांग्लादेश, एक काम हम्म, करते हैं, एक हफ्ते, बस एक हफ्ते हम इंडिया से उसको चाल दाल तेल आलू प्याज अंडा ये भेजना बंद कर देते हैं, बस एक हफ्ते। उसके बाद हाँ। देखिए, वो नहीं लेगा, उसका बाप भी ले लेगा। अच्छा, एक बात और ये है कि ये जो आपका ये जो पूरा जो नदी वाला खास तौर से एरिया है और बॉर्डर का बहुत सारा एरिया है, तो यहाँ पे जो हिंदू पॉपुलेशन था उसका जमीन गन पॉइंट पे दस्तखत हम्म। करा के और कब्जा किया है। बहुत बड़ी तादाद में, लाखों एकड़ बताया जाता है। मैं तो ये आपके जो यूट्यूब वाले हैं, मानुषेर भाषा, जानते हो हम्म। शायद आप, प्रवीर राय चौधरी, तो हम्म। उनसे डिटेल में बात हुआ था। तो टाकी में उनका मकान था, तो उनसे गन पॉइंट पे ले लिया। और ऐसा वो कहते हैं कि साहब के वहाँ पे लाखों एकड़ जमीन जो है ये सब जिहादियों ने लिया है, तो टोटल लैंड हम्म। जिहाद हुआ है। तो इस लैंड हम्म। जिहाद के विरोध में मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और ये ध्यान में लाना चाहिए सरकार के कि इस तरह से जो लैंड जिहाद हुआ है, ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन छीनी गई है गन पॉइंट पे, तो इसके लिए कोई जुडिशल कमीशन वगैरह कुछ बना के और इनकी ज़मीन जो है इनको वापस दिलवाई जाए। नॉट ओनली दैट, हमारा और एक डिमांड है गवर्नमेंट के पास कि अभी हम्म, लैंड के लिए एक नए रूल लाना पड़ेगा। दैट इज, आप अपने धर्म के बेसिस से ही ये जमीन बेच सकते हैं। अगर आपको जमीन बेचना है तो आपकी आपके कोई दूसरे धर्म के लोगों को आप नहीं बेच पाओगे। ये डेमोग्राफी रुकने के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो आप गान पॉइंट बोल रहे हो, ये तो पहले दिन का बात है। अभी कैसे यहाँ पर लैंड जिहाद होता है मालूम है? क्या होता है, पहले कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसे घूम घुस जाता है उस एरिया में, हिंदू एरिया में, और जाके वहां पर एक छोटा सा वो शॉप बना लेता है। वो चिकन काटने वाला जो है ना, वो वाला कर लेता है। तो वो चिकन तो सब लोग खाता है, हिंदू मुस्लिम उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये क्या करता है कि वहां पर वो अपने लोग लाता है और उसको मटन सब में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद अचानक एक दिन वहां पर वो बीफ काट लेता है। और नहीं तो उस एरिया का जो भी अच्छे से मंदिर है वहां पर बीफ के सर फेंक देते हैं। तो हम हिंदू लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसे कोई करता है, अरे बाप रे हमारे इधर ऐसे हो गया, ये अभी तो प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, ये लोग अभी संख्या में बढ़ रहा है, तो वो छोड़ के चले जाता है। और जो भी प्राइस होता है, चलो दे दो, आगे कुछ नहीं मिलेगा, ये लोग जबरदखल कर लेंगे करके दे के भाग जाते हैं। और ऐसे गांव के बाद गांव पूरा साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में एकदम भर गया है। पहले तो पूरा एकदम बॉर्डर एरिया में होता था, अभी वो कम से कम 25-30 किलोमीटर आगे तक हो गया। तो ये जो था, ये इसका एक्सपेंशन का स्ट्रेटेजी था सारे बॉर्डर इलाका में। तो ये सारी चीज अगर रुकना है, तो ये जो अब जमीन सेल कर रहे हो, अब फोर्सफुली सेल किया जा रहा है या लोग डर के मारी सेल कर रहे हैं, तो वो दे रहा है दूसरे को। और जब एक बार वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 30% 35% हो जाता है, उसके बाद वहां पर कोई हिंदू रह ही नहीं सकता है। वो लोग इतना तांडव मचाएंगे कि आप पूरा इलाका छोड़ के भाग जाओगे। यही था मेनली लैंड जिहाद का इसका मकसद। तो अभी हमने जो एक रिक्वेस्ट किया है या प्रपोजल आप बोलो गवर्नमेंट को,
कि ये जो लैंड को सेलिंग और बाइंग है, इसके ऊपर आपको स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग लाना पड़ेगा। एक्चुअली ये लैंड रिफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट है, ये ममता बनर्जी अपने पास रखे थे और वही तो मदद दे रहे थे पीछे से कि पूरा जिहाद करो, इसको बांग्लादेश के पार्ट कर लो। तो ये सारी चीज हो रहा था, लेकिन अभी शायद ये गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करेंगे। ये तो आगे का बात हो गया, जो पीछे जो हो चुका है बदमाशी, उसको कैसे करेक्ट करेंगे? नहीं, वो तो करने, मैं वो बोला, वो तो करना ही है वापस, लेकिन जो आगे का रूल है वो भी ऐसे चेंज करो कि फ्यूचर में ऐसे कोई लैंड जिहाद कर नहीं पाएगा। ये तो इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, एक चीज और जो देखने में आ रहा है कि पोर्टफोलियो मिनिस्टर बने, मिनिस्ट्री एक्सपैंड हुए, एक हफ्ता हो गया, आज 1 तारीख को हुआ था, तो उसका अभी तक वो नहीं बना आपका, क्या बोलते, पोर्टफोलियो नहीं एलोकेट हुआ। पोर्टफोलियो एलोकेट करने में कोई प्रेशर काम कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रेशर नहीं, यहाँ पर दो एक्चुअली चीज सुनाई में दे रहा है। नंबर वन है, ये जो बीजेपी का मिनिस्ट्री फॉर्म हुआ है उसमें मैक्सिमम देखा जाए तो फर्स्ट टाइम का एमएलए है। तो जो तरीका होता है, आपको मिनिस्ट्री चलाना है, मतलब आईएएस के साथ काम करना है, आपका ऑफिस कैसे चलेगा, तो ये सारी चीज का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक चीज सुनने को मिल रहा है, जिसको जो पोर्टफोलियो दिया जाएगा उसको ऑलरेडी अनऑफिशियली वो बुला गया है, और वो आज नहीं, वो बहुत पहले से ही बुला गया था। मतलब शुभेंदु अधिकारी जी ओथ लेने के बाद पहले जो 5 मिनिस्टर के साथ मिनिस्ट्री शेयर किया, तब से ही इंडिकेशन दिया था कि आपको शायद ये मिनिस्ट्री मिलेगा, आप थोड़ा वहां पर जाके देख लो कैसे ऑफिस चलता है, क्या करता है, अब लियाजो बना लो। तो वो स्मूथनेस अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसलिए एक कारण है जो रुका है। और दूसरी बात है, देखिए वेस्ट बंगाल अगर अगले 5 साल आप देखते हो तो यहाँ पर भयंकर डेवलपमेंट होगा, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी सर्बानंद सोनोवाल जी आए थे, तो वाटरवेज का जो डेवलपमेंट का रोड मैप आपको मिला है मैसिव, पोर्ट से लेकर डीप पोर्ट सी सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। जो गंगा का रिनोवेशन है, उसका जो वाटरवेज है, वाटर मेट्रो, बहुत कुछ होने वाला है। उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी आए, तो रेलवे में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है अगले 3 से 5 साल में। पूरा रेलवे ट्रैक से लेकर सब कुछ होगा। और अगर वाटरवेज और रेलवेज होता है तो थर्ड पॉइंट बचता है रोडवेज। तो रोड भी वहां पर भी मैसिव डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तभी तो इंडस्ट्री यहाँ पर आएंगे। तो इसलिए दो जो डिपार्टमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो इंडस्ट्री और एक तो पीडब्ल्यूडी। तो ये दो डिपार्टमेंट किस दोनों को दिया जाए, ये लेके बहुत सारे डिस्कशन चल रहा है, ये फाइनलाइज नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है। ऊपर से ममता बनर्जी ने यहाँ पर जो मिनिस्ट्री बनाए थे उसके बहुत सारे जरूरत नहीं है, जो जरूरत का मिनिस्ट्री था, जरूरत था वो बनाया नहीं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम जो हेल्थ मिनिस्ट्री लेते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन बंगाल में उस कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये आयुष के लिए अलग सा डिपार्टमेंट बनाया जाए, या आप एजुकेशन सिस्टम को देख लो। आपके सारे होम्योपैथी वाले सारे जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो तो सब बंगाली हुआ करते थे पहले। हाँ 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 हाँ, एकदम लीजेंड, भोलानाथ सरकार से लेकर कितने बड़े बड़े नाम है यहाँ पर। दूसरी बात है, आप जो एजुकेशन सिस्टम, पहले वेस्ट बंगाल में ये हुआ करते थे, एक स्कूल एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन, एंड ऑब्वियसली ये दो डिवीजन होना चाहिए। अब वेस्ट बंगाल में वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि वो डिवीजन होने वाला है, और एक पार्ट जाएगा सपन दासगुप्ता जी के पास, दूसरे पार्ट जाएंगे डॉक्टर शंकर घोष के पास। दोनों बहुत काबिलियत के हैं, लेकिन अगर डिपार्टमेंट ऐसे स्प्लिट करना है तो आमला तंत्र जो चल रहा है उसके ऊपर, ऑफिस कैसे स्प्लिट होगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारे बहुत सारे इंटरनल चीज चल रहा है। तो ये सब चीज लेके थोड़ा बहुत ये रुका है, और सुनने को मिला था कि लास्ट वेडनेसडे शायद ये डिसीजन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। हालांकि वो तृणमूल के अंदर है, बट वो तृणमूल के अंदर है तो मेन ऑपोजिशन है, उसके ऊपर भी तो नजर रखना पड़ेगा। ममता दीदी तो अभी अटेंड कर रही है मीटिंग इंडी अलायंस की, पहले तो जाती नहीं अरे थी, इंडी का अब पिंडी जाने हो लगी। गया। इंडी में है क्या कि वो मीटिंग करेंगे? ये डीएमके नहीं आया है, आम आदमी पार्टी नहीं आया है, और अगर सच में तृणमूल कांग्रेस को इंडी में इंक्लूड करने का जरूरत है तो ममता बनर्जी को क्यों, ऋतुव्रत बनर्जी को बुलाना चाहिए था ना, क्योंकि उसके पास ही तो एमएलए है सारे। मैं आपको एक लिस्ट बोलता हूँ, वो जो ममता बनर्जी ने सारे उसका जो शाखा संगठन है, सारे सब कुछ तोड़ के फिर नए तरीके से कर रहा था, तो उसके लिए मीटिंग बुलाए थे। तो हमने क्या देखा, ऋतुव्रत बनर्जी के पास 61 एमएलए है, और एक एमएलए बिष्णुपुर का दिलीप मंडल वो जेल में है, और टीएमसी का टोटल कितना एमएलए थे, 80।
तो उसके मतलब ममता के पास 18 एमएलए होना चाहिए। उस दिन ममता के पास बस 8 एमएलए आए थे। शोभनदेव चट्टोपाध्याय, विमान बनर्जी, अशोक देव, बीना मंडल, असीमा पात्र, मदन मित्र, कुणाल घोष, फिराद हाकिम। और सर ये जो 8 नाम मैं आपको उसके बोल बाद रहा हूँ, फिर मदन मित्रा का भी डीजे ट्रीटमेंट हो गया। हाँ उसका भी डीजे ट्रीटमेंट हो गया। और वो बोला कि मौत को मैं सामने से देखा। और मजे की बात क्या है, मदन मित्र का उसके बाद का एक्सप्रेशन था, उन्होंने बोला कि वहां पर 3 नाम मैं ले रहा हूं, उस 3 नाम का तीनों का 3 है मुसलमान नाम, और उनका जो लीडर है अनवर, जिसके नाम मेन कर रहा है, वो टीएमसी का सबसे बड़ा गुंडा नाता है, वो कमाराटी, मतलब मदन मित्र का इलाका का। तो मतलब अभी मदन मित्र का जो अपोजिशन तृणमूल में है, वो मदन मित्र का डीजे बजा रहा है, वहां पर भाजपा या जनता का कोई पार्ट नहीं है। तो एनीवे ये जो 8 एमएलए है, इस 8 एमएलए से 2 या 3 एमएलए ऐसे है जो वो धुरंधर में है। अभी मैं ममता के साथ चुप के बैठे हैं कि ममता क्या कर रही है वो देखने के लिए, और सारे इंफॉर्मेशन ऋतु पदक को पास कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ममता के पास तो कुछ है ही नहीं। आप एमपीज में देखो तो उसको लोकसभा में 28 एमपी है, वो 28 एमपी से 4 एमपी ममता के साथ है, माला रॉय, कल्याण बनर्जी, सुदीप बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी को तो कोई लेगा नहीं, वो तिहाड़ में जाएगा, 2 दिन बाद उसका एमपी भी चला जाएगा, ठीक है। सुदीप बनर्जी जो है, उनके बीबी है नैना बनर्जी, तो चोरंगी का एमएलए। अब नैना चौरंगी वाला, बनर्जी एमएलए होके ममता के साथ नहीं है, वो 8 एमएलए लिस्ट में तो नैना बनर्जी का नाम नहीं दिख रहा है। तो सुदीप बनर्जी पहले भी तृणमूल छोड़ चुके थे और जोरा मोमबत्ती लेके अजीत पांजा को तब हरा दिया था। तो ये सुदीप बनर्जी क्या है, ये क्या लोकसभा का धुरंधर है? वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ममता बनर्जी के साथ बैठे हैं, फिर बाद में उसके साथ जुड़ जाएंगे। राज्यसभा में आप देखो, आज तो सुखेंदु शेखर राय ने रेजिग्नेशन दे दिया, उनके साथ डोला सेन और डेरेक ओब्रायन उस मीटिंग में था। और इसके अलावा सागरिका घोष और मनेका गुरुस्वामी, ये दोनों सुनने को मिल रहा है कि ममता के साथ रहेंगे। मतलब बाकी जो उनका 9 एमपीज है वो ममता के साथ नहीं है। तो अगर आपके साथ एमपीज नहीं है, एमएलएस नहीं है, उस लीडर को आप क्यों बुला रहे हो? जिसके पास आए उसको बुलाओ। वो भी तो पूरा लूजर्स का ही ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें देखो आप, अभी देख रहा था मैं फोटो, तो उसमें कौन बैठा हुआ है? उसमें तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, उसमें अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, और उसमें आपके वो सुप्रिया सुले बैठी हुई, सब हारे हुए लोग हैं ये। वो महबूबा नहीं मुफ्ती सर, बैठी हुई है, सब इसको हारे हारे हुए हुए लोग लोग हैं। मत बोलो, ये सब एक से बढ़कर एक पप्पू है, और इसका बॉस इंटरनेशनल पप्पू है। तो पप्पू गैंग को आप हल्के में मत लो, ये हालांकि पप्पू है ना, कोई टोपी वाले पप्पू है, कोई माफलर वाले पप्पू है, कोई बंगाल वाले पप्पू है। मफलर वाले तो छोड़ गए, मफलर वाले ने तो छोड़ दिया, हुआ कहा कि हम इंडी के अरे पार्ट छोड़ नहीं दिया है। तो कल दीदी के साथ छुपके छुपके मीटिंग क्यों किया? वो तो दीदी है ना, वो दीदी के साथ में मीटिंग करके वो आम आदमी पार्टी को यहाँ एस्टेब्लिश करेगा बंगाल में। यहाँ थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट कम है, और चाहिए। अच्छा एक और, ये साहब ब्यूरोक्रेसी जो है, ये ममता के कोलैबोरेशन में थी पूरी तरह से। इसको भी किसी को चेंज नहीं किया, 1 महीने से ऊपर हो गया, 1 महीना होने वाला है, मतलब सरकार को आए हुए 9 तारीख को हो जाएगा। तो इसको तो चेंज होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि मैसेज तो यही जाता है। पोर्टफोलियो का डिवीजन नहीं हुआ इसलिए शायद चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो चेंज चालू हो जाएगा। जैसे आज ही जो न्यूज आया है, जो पुलिस के था उसका चेंजेस हो गया। अभी सीआईडी का जो डीआईजी है वहां पर रूपेश कुमार जी आ गया, मुरलीधर जी को आईबी का हेड बना के वहां पर भेज दिया, और बाकी लगभग 180 ऑफिसर इधर उधर चेंज हुआ। तो वो चेंजेस अभी चालू हो रहा है। देखिए यहाँ पर आके गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करना पड़ा। पहले चीज तो एक था लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था, जो बहुत ही क्रिटिकल, पैसा नहीं है फिर भी ये जो अन्नपूर्णा भंडार है ये चालू करना है, महिलाओं के लिए जो फ्री बस राइड है, क्योंकि लोग ये सारी चीज इफेक्टेड हुआ था। अगर बीजेपी वो चालू नहीं करता था, जो बोला था 1 जून से करेंगे, तो वो सारी चीज है। दूसरे बात है, आप देख लीजिए ये जो बजट है, पहले बजट ममता बनर्जी ने करके गया वो तो वोट ऑन अकाउंट बजट था। अभी पूर्णांग बजट हमको चाहिए जो 22 जून को है, और वहां पर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे प्रेशर है डीए लेकर। जो डीए मामला गवर्नमेंट ने हार गया था, ममता की गवर्नमेंट हार गई और वो तो भाग गई, अभी तो देना पड़ेगा शुभेंदु गवर्नमेंट को, तो उसका पैसा का इंतजाम करना है। ऊपर से अभी का जो पे कमीशन चल रहा है उसको 7th पे कमीशन में कन्वर्ट करना है। लेकिन अरे सेंट्रल का इतना इतना करप्शन करता था ये लोग, सारा का सारा सरकारी रेवेन्यू जो था वो खुद लूटता था। उसका 50% भी प्लग कर दो आप, तो रेवेन्यू आ जाएगा।
करेक्ट, बट वो सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। तो एनीवे ये बजट लेके बहुत सारे प्रेशर है, ऊपर से पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो वो होने के बाद वहां पर थोड़ा एडजस्टमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ममता को चलाते कौन थे? ये सारे लोग तो ममता के इंस्ट्रक्शन में चलते थे। तो मेन जो होता था चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, और ममता बनर्जी का जो परामर्शदाता करके आलापन बनर्जी, जो मतलब पहले रिटायरमेंट कर चुका था, उनको फिर से दोबारा नौकरी दिया गया, वो सारे लोग, तो वो डर के मारे तो रेजिग्नेशन दे दिया, और ये टॉप लेवल में अभी पूरा चेंज हो गया। बाकी जो है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। वो जब पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो वहां पर भी चेंजेस आएगा। पुलिस में हो गया तो बाकी सारे भी होने वाला है, बट गवर्नमेंट के इतने सारे प्रायोरिटी है, वो कहां पर क्या क्या काम करेंगे, ये सब चीज हो रहा है। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सुशील जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।